नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार संयम आपका अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग जानेंगे 2025 चलने वाला है और ऐसे में जो आरटीआई अधिनियम है उसके 20 साल पूरे हो जाएंगे। तो ये एक चर्चा का विषय था, ये न्यूज में था, इसमें बहुत सारी पंक्तियां हैं जिसको आपको जानना है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन है जो कि मेंस के अप्रोच से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कई ऐसी जानकारियां हैं जो प्रीलिम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो आज हम लोग वर्ष 2025 में सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 के विषय में जानेंगे। अब देखो, आरटीआई अधिनियम जो है इसके विषय में अगर बता दें तो आरटीआई अधिनियम का मतलब ही हो गया राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन इंडिया में 2005 में आया और चूंकि इसका 20 साल कंप्लीट होने वाला है तो ऐसे में इसने क्या क्या चैलेंजेस को देखा है या इसके जो भी क्रियाकलाप रहे वो किस तरीके से काम किए, उसमें क्या सुधार किए जाने चाहिए, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, क्या ये मानव के अधिकार में शामिल है या नहीं, इन तमाम चीजों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो आज आप लोगों का जो यहाँ पे क्लास है ये रेगुलर क्लास आप लोगों को सुर्खियों में का मिल रहा है और ये 7 नंबर का क्लास है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये सुर्खियों में क्यों है, यानी कि वाई इन न्यूज, यानी कि सुर्खियों में है तो इसके जो संपूर्ण विवरण है उसको जानने का प्रयास करेंगे। वर्ष 2025 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो था वो 20 वर्ष का हो जाएगा, यानी 20 साल इस अधिनियम को बने हुए हो गए। ठीक है, इसलिए इसके प्रभाव और आरटीआई अधिनियम के सामने आने वाली चुनौतियों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। अगर आप स्टेट पीसीएस या फिर करंट का न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी लोग आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आरटीआई अधिनियम के सामने जो आने वाला चुनौती है उसका चर्चा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसके लिए आज का क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरटीआई अधिनियम 2005 के बारे में, यह अधिनियम जून 2005 में पारित हुआ था, ये डेट याद रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। दूसरा, अक्टूबर 2005 में इसे लागू किया गया था। अब देखो, आरटीआई अधिनियम जो है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर एक्चुअल में आरटीआई है क्या। तो राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार, आप जिस देश में रह रहे हैं, आप जिस स्टेट में रहते हैं, जिस जिले में रहते हैं, जिस प्रखंड में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, वहां सरकार का कोई भी पॉलिसी हो, सरकार के द्वारा किया जाने वाला किसी भी तरह का परिवर्तन हो, उसकी जानकारी बिल्कुल पारदर्शिता के साथ आपको प्राप्त करने का अधिकार है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे चीज है जिसकी जानकारी आपको देश में नहीं दी जाएगी। जैसे मान लो भारत सरकार के पास या भारत में कितने परमाणु हथियार है, ये आपको नहीं बताया जाए। ठीक है, जो सामरिक दृष्टिकोण से चीजें महत्वपूर्ण है वो आपको नहीं बताया जाएगा। लेकिन इसमें जो लोक मामलों से संबंधित चीजें हैं, जैसे मान लो किसी योजना में कितना खर्च हो रहा है, तो ये जो जानकारी है आपको पाने का अधिकार। जैसे स्वच्छ भारत मिशन के तहत कितना फंड अलॉट हुआ, कितनी खर्च हुई इसमें, प्रत्येक गांव में कितना पैसा आया, ये तमाम चीजों की जानकारी आपको मिल सकती है। लेकिन जो मुद्दे सामरिक दृष्टिकोण से या वैदेशिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे, जिसे गुप्त रखना बहुत ज्यादा अनिवार्य होगा, उसे गुप्त रखा जाता है। अब यहां पे कहता है कि यह अधिनियम नागरिकों को लोक प्राधिकरणों के नियंत्रण में उपलब्ध सूचना तक पहुंच प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। मतलब जो आरटीआई एक्ट है ये आपको इस बात का अधिकार देता है कि आप कहीं पे भी, आपको अगर कुछ लोक मामले से जुड़ा अगर सूचना चाहिए तो आप सरकार को मात्र 10 रुपए का पीआईओ के माध्यम से आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब कहता है कि इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं इस ये एक्ट को पूरा करने में। तो देश का कार्मिक विभाग, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, है ना, ये जितने भी विभाग है, प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, ये जितने भी डिपार्टमेंट है आरटीआई को सफल बनाने का काम कर रहे हैं। अब इसके आगे का जो इंफॉर्मेशन है वो आइए हम लोग जानते हैं। यहाँ पे 4 चीजें आप लोग देखें, ये एक न्यूज में है, 20 साल इसके होने जा रहे हैं। दूसरा, जून 2005 में पारित हुआ। तीसरा, अक्टूबर 2005 में लागू हुआ। चौथा, इसमें आपने जाना कि ये जो है, जो भी सूचना होता है लोक प्राधिकरणों के नियंत्रण में, लोक हित के जो मुद्दे होते हैं उसकी सूचना आपको प्रदान कराई जाती है। अब इसके कुछ पृष्ठभूमि है, पृष्ठभूमि का मतलब समझना, यानी कि कुछ इसके बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को इसमें जानने का प्रयास हम लोग करेंगे।
बैकग्राउंड एक्चुअली क्या है कि भाई आखिर ये जो अधिनियम भारत में आया तो क्या अचानक से आ गया या फिर पहले से कुछ चीजें लागू थी। तो याद रखना, जो यूनाइटेड नेशन का मानवाधिकार का घोषणा सार्वभौमिक पत्र है उसमें भी बात किया गया है सूचना के अधिकार का, कि कोई भी देश अपने नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने का कार्य करेगा। फिर कहता है कि नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा तथा आर्थिक जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार पर अंतरराष्ट्रीय संधि में मानवाधिकार के रूप में व्यक्त किया गया है। यानी कि सामाजिक, आर्थिक या फिर राजनीतिक जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो स्थापित हो सके, इसके लिए भी सूचना का अधिकार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यूएन के चार्टर में भी ये लिस्टेड है। भारत में अगर बात किया जाए तो इसकी रूपरेखा 2002 में ही तय कर दी गई थी, यानी 2005 में ये एक्ट लागू हो रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं 2002 से ही इसकी जो है चर्चाएं बनी हुई थी। अब ये क्या था, तो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 पारित किया गया था रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने के लिए, याद रखना ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर कहता है पृष्ठभूमि में, बाद में आरटीआई अधिनियम 2005 ने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 का स्थान ले लिया। यानी अगर आरटीआई 2005 का बात किया जाए तो आरटीआई 2005 किसका स्थान लिया है, तो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। सुप्रीम कोर्ट में एक विवाद भी चला था जिसका नाम था राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश सरकार वाद में सूचना के अधिकार को भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 के तहत एक क्या माना गया था, मौलिक अधिकार के रूप में इसे स्थापित किया गया था। इस वाले विवाद को याद रखिएगा, नाम है इसका राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला जो इसका आपका संस्थागत ढांचा है उसको हम लोग समझेंगे, यानी कि आरटीआई अधिनियम के मुख्य जो प्रावधान है उस पर हम सभी एक नजर डालेंगे। तो सबसे पहला आता है संस्थागत ढांचा। देखो मेंस में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम में जो भी परिवर्तन होने चाहिए या जो भी चुनौतियां मौजूद हैं उसके विषय में यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है मेंस में। तो याद रखना संस्थागत ढांचा क्या है, केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग, इसका कार्य क्या है कि अधिनियम में जो भी बातें लिखी गई है उसका क्रियान्वयन करना, उसका निगरानी करना और जो भी लोग जो भी सूचना मांगते हैं वो सूचना प्रदान करना। अगर सूचना नहीं दे पा रहे हैं और उसके बाद फिर से उस पर केस किया गया या अपील किया गया तो उसका निपटान करना इसका मुख्य कार्य है। किसका, केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग का। अब इसमें जो अधिकारी होता है उसका नाम होता है पीआईओ, यानी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अब इसमें देखो एक तो होता है सेंट्रल का और एक होता है स्टेट का। ठीक है, पीआईओएस जो आप यहाँ पे देख रहे हैं यानी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ स्टेट, ये हो गया। तो ये दो अधिकारी मुख्य रूप से इसमें इसके लिए उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा अपने अधीन सभी प्रशासनिक इकाइयों कार्यालयों में इस अधिनियम के तहत सूचना मांगने वाले नागरिकों को सूचना प्रदान करने के लिए पीआईओ की नियुक्ति की जाती है। यानी कि जितना भी सार्वजनिक पब्लिक डिपार्टमेंट है वहां पे एक पीआईओ रहेगा। जब भी आपको कोई भी सूचना चाहिए, मान लें कि जलापूर्ति विभाग से आपको सूचना चाहिए कि भाई हमारे गांव में जो गांव में टंकी बन रहा था, ठीक है, पानी का टैंक बन रहा था पूरे पानी के सप्लाई के लिए, तो आखिर इस टंकी पे इसके निर्माण में कितना का फंड अलॉट किया गया, तो वो जानकारी आपको दिया जाएगा। मान लें आपके गांव में नाली का निर्माण हो रहा है, आप जानना चाहते हैं कितना पैसा इसमें लगा है, तो वो आप मांग सकते हैं, उस डिपार्टमेंट से मांग सकते हैं। उस डिपार्टमेंट में एक पीआईओ बैठा रहेगा, इंफॉर्मेशन ऑफिसर, वो आपको इंफॉर्मेशन देने का काम करेगा 30 दिन के अंदर। याद रखिएगा इस चीज को। अगला कहता है ये अधिकारी इस अधिनियम के तहत जानकारी मांगने वाले व्यक्तियों को जानकारी प्रदान करते हैं। इसमें किसी भी तरह का जो है किंतु परंतु नहीं है, आपको इंफॉर्मेशन 30 दिन के अंदर दिया जाएगा। अगर आपको 30 दिन के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा है तो फिर आपसे टाइम मांगा जाएगा। अगर मान लो कुछ वैसा सूचना है जो कलेक्ट नहीं हो पा रहा है तो फिर आपको समय मांगा जाएगा और अगले 30 दिन के अंदर दिया जाएगा। अगर फिर भी आपको नहीं मिला सूचना या आप सेटिस्फाइड नहीं है या गोलमोल जवाब दे दिया गया तो आप स्वतंत्र हैं, आप उसके ऊपर के अधिकारी को अपील कर सकते हैं और उसमें दंड का भी प्रावधान है कि उस अधिकारी ने आखिर इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी। अब इसमें देखो प्रदान किया गया अधिकार क्या है। सबसे पहले प्रत्येक नागरिक को क्या मिला है, तो पब्लिक अथॉरिटी से जानकारी मांगने का अधिकार मिला है। जो भी आईएएस आईपीएस हैं
या जितने भी ऑफिसर हैं, ठीक है, जो भी विभागीय कार्य से जुड़े हुए हैं, वो आपको इंफॉर्मेशन देंगे ही देंगे। तो ये जो आपका सूचना का अधिकार अधिनियम है, इसमें जो अधिकार दिए गए हैं उसका बात किया गया है। प्रत्येक नागरिक को लोक प्राधिकरण यानी पब्लिक ऑथोरिटी से जानकारी मांगने का क्या होगा, अधिकार होगा। इसमें जो लोक प्राधिकरणों के दायित्व की बात की गई है, यानी जो पब्लिक अथॉरिटी है, आईएएस, आईपीएस, बीडीओ, सीओ, जितने भी लोग हैं, वो ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करेंगे, उनके दायित्वों की बात की गई है, धारा 4 में बात की गई है। यानी कि यहाँ जो पीआईओ होगा, इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है धारा 4 में। आरटीआई अधिनियम की धारा 4 लोक प्राधिकरणों पर कुछ विशिष्ट दायित्व को निर्धारित करता है, यानी कि कुछ विशिष्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को निर्धारित करता है, रेखांकित करता है। धारा 4 कुछ विशेष श्रेणियों की सूचना को सक्रिय रूप से खुलासा करने का प्रावधान करती है। यानी कि आपको सिंपल मैंने बताया कि लोक मामले से जुड़े जितने भी विषय रहेंगे, लोक मामले से जुड़े हुए जितने भी विषय रहेंगे, उस पे पीआईओ को इंफॉर्मेशन देना अनिवार्य होगा। इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो फिर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये चीजें आपको याद रखना है। इसलिए धारा 4 जो है आरटीआई का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। इसका मतलब है कि इन श्रेणियों की सूचना को लोक प्राधिकरणों को अपनी वेबसाइट या अन्य माध्यमों से आम जनता के लिए उपलब्ध कराना होता है। इससे नागरिकों को सूचना तक पहुंचने में आसानी होती है। अब इसमें है क्या, मान लो सरकार का एक ऑफिस है। अब सरकार जो है, जो भी फंड अलॉट कर रही है, इस ऑफिस के माध्यम से कर रही है, और ये ऑफिस क्या कर रहा है, सारे क्रियाकलाप को अंजाम दे रहा है। इस ऑफिस का अपना एक पर्सनल वेबसाइट होगा, www.com करके जो होता है। अब उस वेबसाइट में सारा इंफॉर्मेशन यहाँ दिया रहेगा कि कब इसने कौन सा कार्य किया, और लोग उस पर क्लिक करके एक सिंगल क्लिक से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो एक ये भी, आप जितना भी आप देखेंगे सरकारी जो वेबसाइट रहता है, उसमें आरटीआई अधिनियम वहां पे लिखा हुआ रहेगा, और वहां पे एक कॉर्नर रहेगा जहां पे आप जाके शिकायत कर सकते हैं या किसी भी जानकारी को आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दिए गए अधिकार हैं। अब ये किन पर लागू होता है, इसका हम लोग बात करेंगे। किन पर लागू होता है? आरटीआई अधिनियम जो है देश के सभी लोक प्राधिकरणों पर लागू है, यानी जितना डिपार्टमेंट है उसके ऊपर ये लागू है। इसमें संविधान के तहत स्थापित संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून या उचित सरकार द्वारा जारी अधिसूचना, आदेश से स्थापित सरकारी प्राधिकरण, संस्थाएं, निकाय शामिल है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे ना कि भाई ये लोक प्राधिकरण होता क्या है, यानी ये पब्लिक ऑथोरिटी होता क्या है? ये होता है संसद या राज्य का विधानमंडल किसी तरह का संस्थान बनाया, ठीक है, संस्थान या कोई तरह का बॉडी बनाया, ठीक है, या कोई सरकार जो है गठित हुई पंचायतों में, या अधिसूचना कुछ जारी हुआ, या मान लो कोई वैकेंसी ही आ गई। अब जब ये वैकेंसी आई तो इस वैकेंसी में जुड़े हुए जितने भी दस्तावेज हैं, ठीक है, वो आपको जानने का अधिकार है कि भाई इसमें इस वैकेंसी में कितना सीट है ना, आरक्षण, इसमें आरक्षित सीटें कितनी है, रोस्टर का पालन किया गया या नहीं किया गया, ये तमाम चीजें आपको जानने का इसमें अधिकार होता है। ठीक है, ये आप याद रखना, आपसे पूछेगा कि लोक प्राधिकरण में शामिल है तो आदेश से स्थापित सभी सरकारी प्राधिकरण या अधिसूचना या निकाय या संस्थाएं, कानून, उचित सरकार, ये सब शामिल। फिर यहां कहता है केंद्र और राज्य सरकार के स्वामित्व वाले उसके नियंत्रण के अधीन या पर्याप्त रूप से वित्त पोषित निकाय, केंद्र राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषित जितना भी एनजीओ है, ये सब इसमें शामिल है। मान लो अगर कोई कॉलेज है, ठीक है, अब इस कॉलेज में फंड जो है ये गवर्नमेंट कर रही है, जबकि कॉलेज जो शुरू में था वो प्राइवेट था। तो अगर गवर्नमेंट इसे फंड कर रही है तो आपको जानने का अधिकार होगा कि भाई इस कॉलेज में जो गवर्नमेंट से फंड आया वो एक्चुअल में कितना इसमें खर्च हुआ, क्या वहां का जो प्रिंसिपल है या जो भी डायरेक्टर वो पैसा खा तो नहीं गया। तो तमाम चीजें आपको जानने का अधिकार है। दूसरा, ये जो सारे चीजें हैं इन सब को बोला जाएगा पब्लिक ऑथोरिटी। क्या बोला जाएगा? पब्लिक ऑथोरिटी, यानी कि लोक प्राधिकार। याद रखिएगा ये सब चीज को। अगला इसमें जो आपका आता है ये तो इन पर लागू होता है, ये आरटीआई एक्ट। फिर कहता है इसमें क्या क्या छूट प्राप्त है, यानी कि जो धारा 8 है, ये देखो धारा 4 में बताया गया था जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में,
अब धारा 8 जो है वो क्या बताता है? धारा 8 में कुछ कुछ प्रतिबंध पे बात किया गया है। प्रतिबंध यानी कि जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि कोई भी ऐसा चीज जो सामरिक महत्व से जुड़ा हुआ हो या फिर संसदीय अधिकार से जुड़ा हुआ हो, जो वैसी चीजें देश में खतरा उत्पन्न कर दे, उस इंफॉर्मेशन को लीक नहीं किया जाएगा। यानी आम जनता को वो लीक इंफॉर्मेशन नहीं की जाएगी। जनता को बस वही जानने का अधिकार है जो कार्य जनता के लिए किया जा रहा है, जो कार्य देश की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। अगर आप उसको जानने का कोशिश करेंगे तो आपको इस जानकारी को नहीं दिया जाएगा। आरटीआई अधिनियम वहां पे लागू नहीं होता है। तो यह याद रखना कि धारा 8 जो है उसमें प्रतिबंधों की बात की गई है कि कौन कौन सा इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें दंड का प्रावधान क्या है? अगर मान लो सूचना प्रदान करने में विफलता हो जाए या गलत इंफॉर्मेशन दे दिया जाए या फिर वो फेल हो जाए, वो दे ही नहीं पाया इंफॉर्मेशन ऑफिसर, या फिर अधूरा जानकारी दिया या अपूर्ण जानकारी दी, तो उसमें दंड का प्रावधान है। उस ऑफिसर के ऊपर दंड चार्ज किया जा सकता है, यानी कि उसे आर्थिक जो भरपाई है वो उसे करना पड़ेगा। समय सीमा का अगर बात किया जाए कि कितना दिन के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी जो आपका ऑफिसर है वो दे सकता है, तो अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर सूचना प्रदान किया जाना चाहिए। जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित मामले में 48 घंटे के भीतर प्रदान करना होगा सूचना। मान लो एक मरीज है, उसे ओ पॉजिटिव ब्लड चाहिए, ठीक है, और जो हॉस्पिटल है उसके पास, इस हॉस्पिटल के पास ओ प्लस जो है मौजूद है और वो देने में जो है नानुकुल कर रहा है, यानी कि वो दे नहीं रहा, तो उसके बाद आप आरटीआई के तहत पता कर सकते हैं 48 घंटा के अंदर कि भाई तुम्हारे पास, अब ये याद रखना सरकारी हॉस्पिटल के लिए है, प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए ये चीज लागू नहीं होगा। प्राइवेट हॉस्पिटल में तभी ये चीज लागू होगा जब वो सरकार का पैसा से चल रहा हो या सरकार उसे फंड किया हो। तो अब ओ पॉजिटिव इसे ब्लड ग्रुप चाहिए, हॉस्पिटल के पास मौजूद है, नहीं दे रहा है, तो 48 घंटा, यानी जीवन और मरण का सवाल है, तो ऐसी स्थिति में 48 घंटा के भीतर इसको सूचना देना पड़ेगा। ये एक आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था। इसमें अपील क्या है? अगर पीआईओ यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के अनुरोध को अस्वीकृत या बिना उचित कारण खारिज किया जाता है तो नागरिक इसके खिलाफ अपील कर सकता है। कहां? कोर्ट में जा सकते हैं या उससे ऊपर का जो ऑफिसर है उसके पास आप जा सकते हैं। तो दंड के बारे में आपने देखा, अपीलों के बारे में देखा। अभी 2019 में इसमें संशोधन किया गया। ये एक्ट आया 2005 में अक्टूबर में। सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 में केंद्र और राज्य स्तर पर सूचना आयुक्त जो होंगे उनकी सेवा शर्त में संशोधन किया गया है, 2019 में किया गया। अब इसी चीज को लेके बहुत ज्यादा विवाद हो रहा था। ये जो संशोधन किया गया है कहीं ना कहीं आरटीआई अधिनियम को ये कमजोर बनाएगा। विपक्षी पार्टियों के द्वारा ये आरोप लगाया गया, क्योंकि जो पीआईओ होंगे यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होंगे, वो जब उनके सेवा शर्तों में कटौती की जाएगी तो उस तरीके से नहीं काम करेंगे जैसे पहले कर रहे थे। तो इसने क्या किया है कि केंद्र सरकार को सूचना आयुक्त जो होंगे, है ना, उनकी सेवा शर्त, वेतन, भत्ता, अन्य सेवा शर्त को निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त किया है। यानी कि जितने भी पीआईओ होंगे उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज को तय करेगा, उसका वेतन क्या होगा, उसका सेवा शर्त क्या होगा, वो कितना दिन काम करेगा, उसको कितना भत्ता दिया जाना चाहिए, ये इस संशोधन में शामिल है। फिर कहता है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण डीपीडीपी अधिनियम 2023 भी इसे प्रभावित करता है। इसने आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1) में संशोधन किया है। क्या किया है? इस संशोधन के तहत सभी व्यक्ति जो भी जितने भी व्यक्तिगत जानकारी होंगे उसको प्रकटीकरण से छूट दी गई है। यानी कि अब इस अधिनियम में यह कर दिया गया है कि भाई धारा 8 में जो था, अब किसी के व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन को आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये इस पे जो है एक ब्लॉक किया गया है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस संशोधन के तहत सभी व्यक्तिगत जानकारी को प्रकटीकरण से छूट प्रदान किया गया है। तो ये धारा 8 में आपको मैंने बताया था कि इसमें जो गुप्त चीजें रहती हैं उसको नहीं बताया जाता है, जबकि धारा 4 इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात किया था। तो दो धारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब इसका महत्व का अगर बात किया जाए या सशक्तिकरण का, तो देखो महिलाओं के मुद्दे हो, बाल अधिकार के मुद्दे हो, बुजुर्गों के मुद्दे हो, पर्यावरण का मुद्दा हो, सुरक्षा का मुद्दा हो,
तमाम जो वैसे जो लोक प्राधिकरण से जुड़ा हुआ चीज है या फिर लोक मामलों से जुड़ा हुआ चीज है, उसमें कहीं ना कहीं इस अधिनियम का महत्व बढ़ा है। लोगों को जानकारी प्राप्त हो रही है, लोगों में जो नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी है, उसको लेकर एक जागरूकता आई है। ब्यूरोक्रेसी भी अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उत्तरदायित्व जिसे आप लोग कहते हैं, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी तय हुआ है और ऑफिसर्स का भी तय हुआ है। तो आरटीआई अधिनियम का ये जो कुछ चीज है ये महत्वपूर्ण है। दूसरा है इसका पारदर्शिता और उत्तरदायित्व, ये मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज में अब गवर्नमेंट क्या है, ट्रांसपेरेंसी लाना चाह रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी जो है वो सुशासन की स्थापना करना है। और सुशासन में सिंपल अगर सुशासन लाना है तो आपको आरटीआई को मजबूत करना होगा। यानी कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, ये अगर बहुत अच्छे से आप नहीं लोगों को बता रहे हैं कि आप कितना खर्च कर रहे हैं, लोगों का ही पैसा है टैक्स का, वो आप कैसे खर्च कर रहे हो ये अगर नहीं उन्हें पता चलती है, या कोई भी योजना का लाभ लोगों को कितना मिला, कितने प्रतिशत में मिला, किनको मिला, ये अगर नहीं पता चलता है तो कहीं ना कहीं फिर लोकतंत्र आपका खतरा में रहेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा पैसा आखिर जा कहां गया। तो कुछ उत्तरदायित्व हैं, कुछ भ्रष्टाचार को उजागर करने का भी काम किया है आरटीआई। बहुत सारे मामले में देखा गया है कि अवैध रूप से अगर हाउसिंग कॉलोनी का डेवलपमेंट किया गया, जमीन का जब्तीकरण कर दिया गया, कुछ योजना में पैसा का गबन कर दिया गया, आरटीआई ने कहीं ना कहीं इस चीज को उजागर करने का काम किया है। इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। जैसे राजस्थान में देखो एक ये पॉलिसी आई थी राजस्थान में, सूचना के अधिकार का उपयोग करके मनरेगा रिकॉर्ड में विसंगतियों को उजागर करने का एक काम किया था। तो ये क्या है, आरटीआई का ही देन है कि किसी भी योजना में कहां गबन हो रहा है इसे तुरंत ये पकड़ में आ जाता है ट्रांसपेरेंसी के कारण। आरटीआई अधिनियम के क्रियान्वयन में चुनौतियां क्या है, समस्याएं क्या है, उस पर अब बात करेंगे। तो सबसे पहले सतर्क नागरिक संगठन की 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार निष्क्रिय सूचना आयोग और इसकी रिक्तियों के बारे में बात की गई है। यानी कि अगर बात किया जाए भारत में आरटीआई के तहत जो सूचना मांगते हैं जितने भी नागरिक, तो उसमें जो कवरेज है वो 95% है। यानी 95% लोगों को सूचना दे दिया जाता है, लेकिन इस सूचना में जो इसकी क्वालिटी है, जो सूचना देना चाहिए वो सूचना नहीं मिल पाती है, और इसकी जो क्वालिटी है वो 65% ही स्टेबल है। यानी बाकी जो 35% है वो कहीं ना कहीं अपूर्ण होता है, उसमें विसंगतियां होती है। पहला तो ये चीज हो गया सूचना के अधिकार में। दूसरा चीज है इंफॉर्मेशन जो 5% यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है, इसके निपटान के लिए टीम की कमी है। इसके निपटान के लिए टीम की कमी है। यानी आरटीआई अधिनियम में टीम का कमी आ रहा है कि भाई आपके पास कोई एक ऐसा बॉडी ही नहीं है जहां पे आप चीजों को अच्छे से निपटान कर पा रहे हो। जो भी लोग इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं आप पूरा नहीं कर पा रहे हो। इवन याद करो कि पीआईओ का मतलब कि पद ही रिक्त है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का कई कमीशंस में पोस्ट ही खाली है, उसमें कोई भी जो है वो वहां बैठे हुए नहीं है उस पद पे। दूसरा कहता है अनावश्यक विलंब, यानी आपको अनावश्यक विलंब, यहां कहता है जो आपको न्यूज देना था 30 दिन के अंदर इंफॉर्मेशन देना था 30 डेज में, पता चला 30 डेज क्रॉस कर गया, नहीं दिए, फिर 30 डेज क्रॉस कर गया, नहीं दिए। यानी मनमाने ढंग से यहाँ पे कार्य किया जाए। कई बार होता है इंफॉर्मेशन मांगा जाता है, जो पेपर है उसको वापस लौटा दिया जाता है। ठीक है, तो ये तमाम विसंगतियां हैं। अब इसमें बहुत जरूरी है, यहाँ पे कुछ डाटा दिया गया है, आपको ये पीडीएफ अगर चाहिए तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, है ना, इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे, आप लोगों को ये मिल जाएगा पीडीएफ 777992221। तो देखो आरटीआई से संबंधित जो आपने यहाँ पे विषय देखा, उसमें मेनली अब मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पीटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि ये अक्सर आप लोगों से पूछ लिया जाता है। ठीक है, आगे की राह, ये सारा कुछ जो है सिंपल आपको हम बता दें कि आरटीआई से आप लोगों का जो क्वेश्चन आता है, आरटीआई से आप लोगों का क्वेश्चन आता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम के समक्ष क्या चुनौतियां विराजमान हैं, क्या चुनौतियां विराजमान हैं।
निष्कर्ष के साथ आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेंस का क्वेश्चन हो गया। पीटी का जो क्वेश्चन रहेगा उसमें सिंपल आप लोगों से पूछेगा कि भाई ये बताइए कि ये लागू कब हुआ, इसकी घोषणा कब हुई थी। ठीक है, अभी वर्तमान में इसमें जो भी विसंगतियां थी वो आपको मैंने बताया। आगे की राह जो है वो इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक्चुअल में आरटीआई में आगे क्या किया जाना चाहिए। कहता है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग सेकंड एआरसी की सिफारिश है, जिसका शीर्षक है सूचना का अधिकार सुशासन की मास्टर कुंजी। आपको मैंने सुशासन के बारे में भी बताया, सुशासन को अगर स्थापित करना है तो आरटीआई को बहुत आगे बढ़ चढ़कर काम करना होगा। राष्ट्रीय समन्वय समिति 12 का गठन यानी एनसीसी। अब ये क्या है, राष्ट्रीय समन्वय समिति का गठन किया जाए, ये यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। यह समिति आरटीआई अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करेगा। साथ ही आरटीआई के लिए राष्ट्रीय पोर्टल के कार्यों की निगरानी करेगी और अधिनियम के क्रियान्वयन का प्रभाव मूल्यांकन वगैरह करेगी। तो ये आगे का राह जो है यह सुझाया गया है। दूसरा, जागरूकता अभियान इसमें चलाना चाहिए। लोगों को ये बताना चाहिए कि गवर्नमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए आरटीआई जैसा चीज भी है। पर्याप्त कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए, वैकेंसी लिया जाना चाहिए आरटीआई के लिए। ठीक है, तो अन्य कदम में सूचना मंगाने वाले सुरक्षा भी उसका तय किया जाना चाहिए, है ना। अध्याय का समावेशन, सरकारी अधिकारियों को आरटीआई पर कठोर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण कर देना चाहिए। ये तमाम चीज का एक चीज आपको सार में बता दूं कि आरटीआई में जो अभी आपका चुनौती देखने को मिल रहा है उसका समाधान होना चाहिए। सबसे पहले समाधान में यहां बता रहा है कि आपको टीम बनाना पड़ेगा, टीम के बाद आपको बॉडीज बनाने पड़ेंगे, है ना। बॉडीज बनाने के बाद आपको सारी चीजों को डिजिटल करना होगा। क्या करना होगा, डिजिटल करना होगा। किसी भी चीज में आपको कोताही बरतने की जरूरत नहीं है। ये पीडीएफ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस पीडीएफ को जरूर आप लोग व्हाट्सएप पे आप इसे लें। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।